जा रहा था वापस। हमने हिंदू मैरिज एक्ट स्टार्ट किया हुआ था। हिंदू मैरिज एक्ट में हमने सेक्शन 5 स्टार्ट किया हुआ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज दिया हुआ है आपको कि क्या कंडीशंस होती हैं किसी वैलिड मैरिज के लिए। होपफुली आपको अच्छे से, जो हमने कल किया कि मोनोगैमी इज द रूल, एक से ज्यादा शादी नहीं, मतलब अगर ऑलरेडी किसी की शादी हो रखी है, दूसरी मैरिज कर रहा है, तो स्टेटस क्या हो जाएगा उसका? वॉइड। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 11 में। सेक्शन 17 फर्दर कह रहा है कि बिगेमी का ऑफेंस बन जाएगा। सेक्शन 17 कह रहा है कि बिगेमी का ऑफेंस बन जाएगा। उसके लिए फिर हमने जजमेंट्स पढ़ी, केसेस पढ़े कल की क्लास में। केसेस कौन कौन से पढ़े हमने? सबसे पहले तो हमने शंकर भाऊराव लुखांडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर हमने दो केसेस कन्वर्जन वाले पढ़े, जिसमें सरला मुदगुल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर लिली थॉमस वाला केस पढ़ा। फिर हमने डॉक्टर एन के मुखर्जी का केस पढ़ा वर्सेस स्टेट, जिसमें मॉक सेरेमनीज के बारे में बताया हुआ था आपको। सेक्शन जब 7 करेंगे उस पे भी वो रहेगा। ये टॉपिक हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। हम सेकंड उसके ऊपर आ गए थे, ऐसा ही था। सेकंड मैंने हेडिंग आपको लिखवा दिया था। राइटिंग वाला पोर्शन हमें उससे आगे करना है, ठीक है। जब ये आप लिख रहे हो ना इतना सब कुछ, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, आप बच्चे एक बारी के लिए तो लगता है यार इतना लिखना पड़ रहा है, इतना लिखना पड़ रहा है। और जब मैं आपकी तरह तैयारी करता था ना, तो मुझे भी यही चीज लगती थी कि यार इतना लिखना पड़ रहा है। कई बारी तो आलस आता था कि छोड़ो क्या लिखना। बट बिलीव मी, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा ना, जैसे आप इस बारी टेस्ट दे दोगे बच्चे, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, टेस्ट से भागना मत। मैं तो सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, बट भागते हैं बच्चे, पता नहीं लगता अरे नंबर कम आएंगे, कैसा इंप्रेशन जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर कम आने से, वहां नंबर कम आएंगे तब क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे जितना भी है वो सैटरडे का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपके लिए रखा हुआ है। जो समझ जाएगा उसके लिए उतना इजी हो जाएगा। भारती करी जितना मर्जी समझा लो, मैं तो नहीं समझने वाली। सैटरडे कहाँ, सैटरडे तो छुट्टी होती है, हाँ। चलिए, तो हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो नोट्स आप लिख रहे हो ना, जब एग्जाम में लिखना पड़ेगा इतना ज्यादा, आपकी लिखने की भी हैबिट डेवलप हो रही है इससे, ठीक है। और कोई बुक नहीं रेफर करनी पड़ेगी, मोर देन सफिशिएंट होंगे। आपने हेडिंग बनाया हुआ है एसेंशियल। इंसैनिटी का आपको हेडिंग बनवाया था मैंने, उस वहीं पे हम कर रहे हैं आगे। आपने ये हेडिंग बनाया होगा ना, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 इंसैनिटी। ये आपने हेडिंग बनाया होगा, इसमें लिख रहे हैं अब हम फर्दर। इसमें लिखिए, ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में लिखना, लीगल टेस्ट फॉर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 5 सबसेक्शन 2। जो 5 से सबसेक्शन 2 है उसमें 3 क्लॉजेस दिए हुए ना हमें, तो तीनों के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। क्या थे 3 क्लॉजेस, अगर एक बारी आपको याद हो? एट द टाइम ऑफ मैरिज देखा जाता है इंसेनिटी, अगर वो क्या है, अनसाउंड है, और उस अनसाउंडनेस के कारण से क्या है, अनफिट है वैलिड कंसेंट देने के लिए। या फिर सेकंड वाले क्लॉज में हमने पढ़ा अनफिट है फॉर मैरिज या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। थर्ड क्लॉज में हमने पढ़ा कि रिकरेंट ही इज सब्जेक्ट टू और शी इज सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी एट द टाइम ऑफ मैरिज। इन तीनों को हम फर्दर कर रहे हैं अभी। इसमें लिखिए, इनकैपेबिलिटी incapability to give a valid consent in consequence of unsoundness of mind. This is the legal test. क्या होना चाहिए? वो इनकैपेबल है, दैट पर्सन इज इनकैपेबल टू गिव वैलिड कंसेंट
किस वजह से? बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। इसके साथ लिखिए फर्दर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लेना। द लीगल टेस्ट is the ability to understand what the marriage is and what are the responsibilities and obligations arising out of it. This is the legal test कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैरिज क्या होती है। लीगल टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि मैरिज क्या होती है। द लीगल टेस्ट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट द मैरिज इज। हमें ये पता होना चाहिए, हम ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि मैरिज होती क्या है, एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ इट। देखिए अनसाउंडनेस, यहाँ पे मेडिकल अनसाउंडनेस और लीगल अनसाउंडनेस में डिफरेंस होता है। जहां पे भी हम लॉ में अनसाउंडनेस पढ़ेंगे ना, उसको मेडिकल अनसाउंडनेस से मत कंपेयर करने लग जाना कि डॉक्टर ने स्टैंप लगाई है कि ये अनसाउंड है तभी वो अनसाउंड होगा। यहाँ पे हम जो इंसैनिटी की बात कर रहे हैं, इट इज लीगल इंसैनिटी। मेडिकल इंसैनिटी जरूरी नहीं है यहाँ पे। लीगल इंसैनिटी का क्या मतलब है? वो अनसाउंडनेस के कारण से वो एबल नहीं है किस चीज को अंडरस्टैंड करने में, व्हाट इज मैरिज, प्लस व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन। जब शादी होती है ना दो लोगों की, तो बहुत सारे ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। तो वो जो शादी कर रहा है या कर रही है लड़की, बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस, ना तो उसको ये पता कि क्या होती है शादी या इससे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस आने वाले हैं। दिस इज द लीगल टेस्ट। ये मैटर नहीं करता कि डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर किया है अनसाउंड या नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसैनिटी है वो किस चीज की बात हो रही है? लीगल इंसैनिटी की बात हो रही है। फर्दर लिखिए इसी में, फर्दर लिखिए, इट नीड नॉट बी persistent or continuous unsoundness of mind। ये भी जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो। अगर वो टेम्परेरीली या फिर कभी होती है कभी ठीक हो जाता है, इतना भी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज कवर्ड अंडर लीगल इंसैनिटी। फर्दर लिखिए इसमें, एक मिनट दीजिए, हैंग हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ आगे लिखिए, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ मतलब नेक्स्ट पॉइंट, इट मे एग्जिस्ट just before the marriage, just before the marriage, because what is required is, नहीं वो हो नहीं पाएगा, इरेज हो गया सब कुछ। वो what is required is at the time of marriage। नोट में लिखना, नोट
The reason behind the above is that it is impossible for the spouses to live normal married life together, and there is no prospects of improvement in the mental health which would make it which would make it possible for them to do so in फ्यूचर। तो आपको बस पहले तो देखो क्या फर्स्ट वाला क्लॉज था क्या हमारे पास कि जो वैलिड ही इज अनेबल टू, जो पार्टीज हैं दे आर अनेबल टू गिव वैलिड कंसेंट, यानी कि उनमें से कोई एक भी अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज अनेबल है किस चीज के लिए, अपनी वैलिड कंसेंट देने के लिए, मैरिज के लिए, बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस, तो फर्स्ट वाले पार्ट में कवर होगा। अब वो अनसाउंडनेस जो यहाँ पे बात कर रहा है और वो अनेबिलिटी की जो बात कर रहा है, वो लीगल टेस्ट उस चीज के लिए क्या है, वो लीगल अनसाउंडनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि लीगली वो नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैरिज समझ नहीं पा रहा, लीगली मतलब बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस। तो अनसाउंडनेस का जरूरी नहीं है कि वो इस लेवल की होनी चाहिए कि उसको डॉक्टर अनसाउंड डिक्लेयर कर दे, इतना काफी है कि वो अनसाउंडनेस इस लेवल की है, वो फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ जाता है, कोर्ट में एविडेंस से प्रूव किया जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि ये एविडेंस जो आप दे रहे हो कोर्ट में वो सफिशिएंट है और कोर्ट को समझ आ रहा है कि ये पर्सन एट द टाइम ऑफ मैरिज इन एविडेंसेस के बेसिस पे, उसको पता ही नहीं था उस समय की मैरिज होती क्या है या उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशन क्रिएट होने वाले हैं, तो ये चीज अगर पूरी हो जाती है तो कोर्ट कहेगा कि ये माना जाएगा यहाँ पे कि वो इनकैपेबल है अपनी वैलिड कंसेंट देने के लिए बिकॉज ऑफ दैट अनसाउंडनेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए उसके बाद। बी पॉइंट, लीगल टेस्ट अंडर सेक्शन 5(2) क्लॉज बी, या सबसे ऐसे लिख देना, इसमें लिखिए द लीगल टेस्ट इज कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन of living in a married state and carrying out the ordinary duties, obligations and responsibilities of मैरिज। देखिए जो फर्स्ट वाला पार्ट था ना, वहां पे तो हमने पढ़ा कि वो जो पर्सन है वो क्या है, वो अपनी कंसेंट नहीं दे पा रहा, वो उसको पता ही नहीं है मैरिज होती क्या है और उसको ये भी नहीं पता कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां से अराइज होने वाली है। सेकंड वाले में तो ऐसा नहीं था, सेकंड वाले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि वो अनफिट है फॉर मैरिज, एक ये पढ़ा हमने, और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। अनफिट का मतलब है उसको ये पता है मैरिज क्या होती है, बेशक उसको ये पता है कि इससे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं, बट वो अनसाउंडनेस के कारण उस सिचुएशन में नहीं है कि वो उसको परफॉर्म कर पाए, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा। तो सेकंड वाले पार्ट में कवर हो जाएगा, इसमें लिखिए फर्दर, मैरिज
Section 5 subsection 2 clause B has used two terms, that is, first, unfit for marriage, second, unfit for procreation of children. यहाँ पे लिखना procreation does not mean infertility or steering, nor does it mean incapacity to consummate the marriage. To consummate the marriage, that is, sexual intercourse is not possible. इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। मतलब कॉन्ज्यूमेट दी मैरिज का मतलब है कि वो नहीं कर सकते। इनकैपेबिलिटी टू कॉन्ज्यूमेट मैरिज का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पे इस चीज की बात नहीं कर रहा। प्रोक्रिएशन का तो मतलब है कि टेकिंग केयर नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें लिखिए कॉमा करके ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, फुल स्टॉप करके नेक्स्ट पैरा में लिखना एट द बेस्ट इट कैन मीन unfit to bringing up the children, nor, ठीक है। unfit to bringing up the children, that is not in condition to take care or to provide a healthy life to the child. In short, last में लिखना in short, it can be said that due to above on account of mental disorder respondent is not capable of carrying on a normal married life, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है पहले, बस आज उसको लिख रहे हैं। फिर सी लिखिए, क्लॉज सी दिया हुआ था ना उसमें हमें लीगल टेस्ट अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? आगे लिखिए, इसमें केस लिखिए, इसमें केस लॉ शारदा वर्सेस धर्मपाल। सुप्रीम कोर्ट का केस है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज
laid down the test for legal insanity, and the test is petitioner must establish that unsoundness of mind, unsoundness of mind of the respondent is of such a kind that the very important that the petitioner cannot be expected to live with the respondent, cannot be expected to live with the respondent. This is the test. शारदा वर्सेस धर्मपाल में देखो, आपको आपको मैंने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज किया पूरे इंसैनिटी वाले टॉपिक में, लीगल इंसैनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल इंसैनिटी, ये आपको याद रखना है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शारदा वर्सेस धर्मपाल के केस में बता रहा है कि जो यहाँ पे इंसैनिटी की बात की जा रही है ना, उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए सिर्फ ये टेस्ट होना चाहिए कि जो पिटिशनर है, जो कोर्ट में आ रहा है, वो क्या है, वो नॉट इन अ पोजीशन, मतलब वो इस तरह की सिचुएशंस हो गई है कि ही इज नॉट और शी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लिव विद द अदर पार्टनर। मतलब बिकॉज ऑफ दैट अनसाउंडनेस, अगर कोर्ट को लगता है कि ये अनसाउंडनेस अगर किसी को है, तो सामने वाले से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप इसके साथ स्टिल रहो। अगर कोर्ट के पास आंसर आता है कि ठीक है, अनसाउंडनेस इस लेवल की है कि आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो उसके साथ रहे, तो ये इस अनसाउंडनेस में कवर हो जाएगा, इंसैनिटी में कवर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं कवर होगा। तो ये जो कुछ की पॉइंट्स है ना, वो आपको याद रखना, नीचे नोट लिख लेना लास्ट में इसमें, बस नोट लीगल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी is different from मेडिकल इंसैनिटी। ये अलग बात है कि वो ओवरलैप हो सकती हैं। जब मेडिकली इंसेन है तो हो सकता है वो लीगल में भी कवर हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे मेडिकल वाली इंसैनिटी चाहिए ही नहीं। हमें तो कौन सी इंसैनिटी चाहिए है, लीगल वाली। और लीगल इंसैनिटी का मतलब क्या हुआ कि जो पिटिशनर है, पिटिशनर क्यों है वहां पे, वो देखिए जो 5(2) में जो हमारे पास कवर हो रहा है, उसकी रेमेडी क्या है हमारे पास, मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। नहीं करवाते वॉइडेबल डिक्लेयर तो मैरिज क्या है, परफेक्टली वैलिड मैरिज है वो। तो अब जिसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवाना है, यानी कि एग्रीव्ड पार्टी, वो कोर्ट में जाएगा ना पिटिशन लेके, तो इसलिए वो कौन हो जाएगा, पिटिशनर। तो अगर कोर्ट देखेगा कि जो एप्लीकेशन लेके आ रहा है इस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी, तो कोर्ट देखेगा कि क्या उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, पिटिशनर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पोंडेंट, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ अब ये इसके साथ नहीं रह सकता, बिकॉज जो सामने वाला है उस लेवल का इंसेन है, वो इंसैनिटी उसकी इस लेवल की है कि किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये इसके साथ रहेगा। इसको हम कह रहे हैं लीगल इंसैनिटी, मेडिकल नहीं। ठीक है, तो इंसैनिटी में इतना ही पढ़ना है हमने। शारदा धर्मपाल याद रख लेना जब भी अगर पूछा जाता है तो। अब हमने दो पार्ट्स इसके कवर कर लिए। यहाँ पे नीचे लास्ट में एक और चीज लिख लीजिए, नोट में लिख लेना नीचे लास्ट में, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस हेडिंग सी बना देना, इस तरह से लिख लीजिए, कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें लिखना सेक्शन 12 प्रोवाइड्स दैट such marriages can be declared voidable, मतलब सच मैरिजेज आर नलिटी लिख देना, डिक्लेयर्ड नलिटी
एज सच मैरिजेज आर वॉइडेबल। वॉइडेबल, और वॉइडेबल में हमें पता है वॉइडेबल मैरिजेस परफेक्टली वैलिड होती हैं जब तक कि डिक्लेयर ना करवा लो आप। तो सेक्शन 5 में हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं वैलिड हिंदू मैरिज की। दो कंडीशंस हमने कर ली है। पहले वाली कंडीशन क्या है हमारे पास? मोनोगेमी। दूसरे वाली कंडीशन क्या है हमारे पास? इंसैनिटी। वो हमने कर लिया। अब तीसरी कंडीशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज। अब एज का हमें ये तो पता लग गया। आप देखो हमने सेक्शन 11 पढ़ा था, सेक्शन 12 पढ़ा नहीं है, बट मैं बता रहा हूं आपको सेक्शन 12 में भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि एज के ग्राउंड पे जो मैरिज है वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा या वॉइडेबल हो जाएगा। सेक्शन 11 में लिखा हुआ है वॉइड मैरिजेस, सेक्शन 12 में लिखा हुआ है वॉइडेबल मैरिजेस। ना तो सेक्शन 11 ना ही सेक्शन 12, दोनों के दोनों सेक्शंस कवर नहीं कर रहे हैं एज वाले उसको, और ना ही कहीं और हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है। तो ऑनरेबल कोर्ट्स इसमें हमें बताती है कि जो मैरिज है, ना तो ये पूरे एक्ट में कहीं पे वॉइड डिक्लेयर की गई है बिकॉज ऑफ एज। अगर माइनर शादी कर लेते हैं, माइनर मतलब मेल की जो एज है वो 21 से कम है, फीमेल की जो एज है वो 18 से कम है, तो एक्ट ने कहीं उसको वॉइडेबल भी नहीं डिक्लेयर किया, एक्ट ने उसको वॉइड भी नहीं डिक्लेयर किया, तो वो मैरिजेस क्या है, परफेक्टली वैलिड है। उसके पीछे रीजनिंग भी दिया, वो भी लिखवाता हूँ आपको। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर उसको वॉइड डिक्लेयर कर दो तो आधी मैरिजेस क्या हो जाएंगी, वॉइड हो जाएगी इंडिया में, क्योंकि होती हैं आज भी रूरल एरियाज में। फिर सिर्फ एक ही एक्ट थोड़ा ना है हमारे पास, हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि ये मैरिजेस क्या होती हैं, वॉइडेबल। वहां पे वॉइडेबल डिक्लेयर किया हुआ है। 2006 का एक्ट है, अभी हम लिखेंगे उसके बारे में भी। वो हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है स्टेटस, वैलिड। ये मैरिज क्या रहेगी, वैलिड, इवन इफ की एज कम क्यों नहीं है उनकी। फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में क्या है, वॉइडेबल। इसी तरह से हम स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ेंगे, वहां पे पर उसका स्टेटस क्या डिक्लेयर किया हुआ है, वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है। अब स्पेशल मैरिज में क्यों है और स्पेशल मैरिज किसके ऊपर लगता है, उसके ऊपर भी हम आते हैं, उसके ऊपर भी हम लिखेंगे। तो ये 3 एक्ट के बारे में हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। पहले दो तो आपको क्लियर हो गए, और अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि वो वॉइड होगा तो उसके पीछे एक लॉजिक है। बेसिकली जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, अभी बता रहा हूँ बाद में लिखवा दूंगा, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, इट इज ऑलवेज सेड दैट इट इज मीन्ड फॉर द लिटरेट पीपल। लिटरेट मतलब पढ़े लिखों के लिए। क्यों? क्योंकि अदरवाइज तो हम अपने रिलीजन से ही कर रहे हैं ना शादी। दो हिंदूज को आपस में शादी करनी है तो वो तो हिंदू मैरिज एक्ट में ही कर रहे हैं। अगर एक हिंदू को क्रिश्चियन से शादी करनी है तब इसमें मैरिज नहीं हो सकती उसकी, और फिर उसको जाना पड़ेगा कहाँ पे, स्पेशल मैरिज एक्ट में। और अब उसको पता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट मेरे लिए बना हुआ है, इसलिए मैं वहां जाके शादी कर रहा हूं। तो उनको माना जा रहा है वहां पे कि दे आर वेल अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। बट हिंदू मैरिज में तो ऐसा नहीं है ना कि कुछ हम इसमें, वहां पे जो मैरिज, जब हम स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ेंगे ना, वहां पे ऐसे शादी नहीं हो जाती। कोर्ट मैरिजेस का नाम सुना है आपने? पहले नोटिस जाता है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाओगे, कोर्ट के बाहर नोटिस लगेगा, उसके बाद जाके वहां पे रजिस्टर होती है मैरिज। तो इतना सब जब आप कर रहे हो, देन यू आर सपोज कि आपकी जो एज है वो ऊपर होनी चाहिए 21 एंड 18, और उसमें भी अगर उसके बाद कम होती है तो फिर तो वो मैरिज ही क्या हो जाएगी, वहां पे वॉइड हो जाएगी। तो वहां पे लॉजिक अगर वॉइड बनाया हुआ है वो बिल्कुल लॉजिकल है। बट जब मैरिज हिंदू उसमें हो रही है, हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली हो रही है, दो हिंदूज के बीच में हो रही है, यानी कि HMA में मैरिज हो रही है, तो वो परफेक्टली वैलिड रहने वाली है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेडिंग बनाइए इसमें। सेक्शन 5, सेक्शन 5(3), वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए।
ऊपर वाले भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता ऊपर से, बट उनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। इसमें लिखिए एज ऑफ मैरिज। एज ऑफ मैरिज। इसमें लिखना एज ऑफ मैरिज इन, ब्रैकेट्स में करना, इन रेफरेंस टू, इन रेफरेंस टू चाइल्ड मैरिज। सेक्शन 5(3) HMA provides that at the time of marriage, at the time of marriage, the bridegroom has completed age of 21 years and का मतलब होता है प्लस, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। द ब्राइड हैज कंप्लीटेड एज ऑफ 18 years। अब ये 1978 के बाद की पोजीशन है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ 1978 का, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बेयर एक्ट पे उसको जरूर मार्क करके रखो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उससे पहले एज अलग हुआ करती थी। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए। आगे लिखिए हाउ एवर अ मैरिज इन कॉन्ट्रावेंशन, इन कॉन्ट्रावेंशन of this condition is neither void nor voidable। ना तो वो void है ना ही वो voidable है। thus as per HMA a child marriage is a valid marriage। A child marriage is a valid marriage। केस लिखिए इसमें, केस लॉ। पी वेंकट रमना, पी वेंकट रमना वर्सेस स्टेट 1977। इसमें लिखिए, हेल्ड में लिख रहे हैं हम डायरेक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस में ये केस के बिना नहीं लिखोगे आप। एनी मैरिज, एनी मैरिज solemnized in contravention of clause 3 of section 5 is neither void nor voidable। The only consequence
being that the persons concerned are liable for punishment under section 18 of HMA. और if the requirements of section 13 subsection 2 clause 4 are satisfied at the instance of the bride, a decree of divorce can be granted. डिक्री ऑफ डिवोर्स कैन बी ग्रांटेड। देखो ये अभी आपने पढ़ा नहीं है ना, जो ये सेक्शन आपको लिखवा दिया बीच में 13(2) सबसेक्शन 4, ये आपने नहीं पढ़ा है। जब पढ़ लोगे उसके बाद इस केस को पढ़ोगे, आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर ऊपर से आपको फिर भी समझा देता हूं। आपको ये पता लग गया इस केस में ये कहा गया कि जो मैरिज है एचएमए में, जो शादी हो रही है बिटवीन टू हिंदूज, ना तो वो वॉइड है ना वो वॉइडेबल है, दैट मैरिज इज परफेक्टली वैलिड मैरिज। मैक्सिमम उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसी एक्ट में सेक्शन 18 जो है, मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसी एक्ट में जो सेक्शन 18 है वहां पे लिखा हुआ है पनिशमेंट फॉर चाइल्ड मैरिजेस। अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है तो उसकी कितनी पनिशमेंट होगी, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, पनिशमेंट हो सकती है। एक तो ये कॉन्सिक्वेंस हो गया। दूसरा, और जब हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे ना, सेक्शन 13 में हमें ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स दिए हुए हैं कि दो लोगों के बीच में, जो हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में डिवोर्स कैसे हो सकता है। वहां पे हम दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे, 13(1), 13(2). जो 13(1) में आपको ग्राउंड्स दिए हुए हैं वो हस्बैंड को भी अवेलेबल हैं, वो वाइफ को भी अवेलेबल है। बट जो हम 13(2) में ग्राउंड्स पढ़ेंगे वो सिर्फ वाइफ के पास ग्राउंड्स है डिवोर्स के। उसमें से एक ग्राउंड दिया हुआ है 4 में, और वो कौन सी वाइफ को मिला हुआ है, जो 18 से छोटी वाइफ है। वहां पे ये लिखा हुआ है कि बच्चे की शादी अगर 15 साल से भी पहले हो जाती है तो जैसे ही वो 15 साल की एज में आएगा, 18 साल से पहले वो क्या कर सकता है, डिवोर्स ले सकता है। कुछ कंडीशंस है उसके लिए। तो जो चाइल्ड मैरिजेज है उसमें मैक्सिमम हिंदू मैरिज एक्ट में ये दो चीजें की जा सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वो मैरिज अदरवाइज क्या रहेगी, वो मैरिज हमेशा वैलिड मैरिज रहेगी। ये चीज क्लियर होगी सभी को। आगे लिखिए। लिखने वाला पोर्शन बोरिंग तो नहीं हो रहा। हाँ, वो बिल्कुल उसके जैसा ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है मुस्लिम लॉ से, वो हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें लिखिए, हेडिंग कर लेना, पनिशमेंट अंडर एचएमए, हिंदू मैरिज एक्ट में पनिशमेंट की बात हो रही है। सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी वन हु, एनी वन इकट्ठा है, ठीक है, एनी वन हु प्रोक्योर्स अ मैरिज फॉर हिमसेल्फ or herself in contravention of section 5
सब सेक्शन 3 shall be punished shall be punished with shall be punished with ये 18 सेक्शन में लिखा हुआ है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू ₹1 लाख और बोथ सेक्शन 18 जब हम पढ़ेंगे ना वहां पे ये चीज लिखी हुई है सेक्शन 18 किस चीज से अब देखो हमने कुछ कुछ सेक्शन ना सिर्फ हेडिंग हेडिंग तो पढ़ लिया बेशक अभी बेयर से रीड नहीं किया हमने सेक्शन 5 तक तो देखो हमने सारा पढ़ लिया हिंदू मैरिज एक्ट फिर हमने सेक्शन 11 के बारे में वैसे तो पता लग गया ना कि वॉइड मैरिजेस की बात कर रहे हैं सेक्शन 12 के बारे में भी पता लग गया वॉइडेबल मैरिजेस की बात कर रहे हैं फिर उसके बाद हमने सेक्शन 17 के बारे में पढ़ लिया बिगेमी की बात कर रहे हैं सेम पनिशमेंट जो आईपीसी में दिया हुआ है बिगेमी वही वाली 18 भी अब हमने पढ़ लिया 18 में क्या लिखा हुआ है पनिशमेंट बताया हुआ है अगर चाइल्ड मैरिज करवाते हैं कोई कितनी पनिशमेंट हो सकती है प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना पड़ेगा 1 लाख रुपए तक का फाइन है और 2 years तक की पनिशमेंट है पनिशमेंट भी कौन सी है रिगरस इम्प्रिजनमेंट है दो तरह की अभी हम बात करें अगर पनिशमेंट्स की एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट सिंपल का मतलब है इम्प्रिजनमेंट कर दिया बस आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है एक होती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट रिगरस का मतलब हुआ जो कारावास जिसको कह देते हैं आपको वहां काम करना पड़ेगा तो ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट है सिंपल वाली नहीं है 2 साल के लिए अगर कोई चाइल्ड मैरिज में इन्वॉल्व है इसमें लिखिए अब जब इसको पढ़ेंगे ना डिटेल में फिर देखेंगे आगे अभी के लिए बस हमने सेक्शन 18 याद रखना है आगे लिखिए चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 ये अलग अलग एक्ट की बात कर रहे हैं अभी हम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इसमें लिखिए पहले तो साइड पे स्टेटस लिख लेना ताकि याद रहे मैरिज का वॉइडेबल वॉइडेबल होगा इसमें इसमें लिखिए अंडर द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 a male above the age of 21 years marrying a girl below 18 years is punishable with imprisonment and fine कंडीशन है कि लड़के ने जिसने शादी की है वो तो बड़ा था 18 से लड़की की एज छोटी है एंड सच मैरिजेस शेल बी वॉइडेबल सच मैरिजेस शेल बी वॉइडेबल इसके बाद लिखिए सेकंड सबसे पहले हमने एचएमए का लिखा अब सेकंड लिखिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट
2006, इसमें भी लिख लेना साइड पे वॉइडेबल, इसमें भी साइड पे लिख लीजिए वॉइडेबल। देखिए अगर हम देखें सबसे पहले जो हमने ये किया है सारा ऊपर, सबसे पहले हमने ये एच एम ए का लिखा है ना। एच एम ए में क्या है वो, एच एम ए में वो वैलिड है, ये हम एच एम ए का पढ़ रहे थे सारा। एच एम ए में वैलिड मैरिज है। फिर हम सेकंड हमने लिखा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में, उसमें वॉइडेबल है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में, इसमें भी क्या है, वॉइडेबल है। इसमें लिख लो 2-3 लाइनें। चाइल्ड मैरिज टू बी voidable at the option of contracting party, exception लिखना, exception marriage of a child to be void, इसी की बात हो रही है इसी एक्ट में। वैसे तो voidable है इन जनरल, बट इन एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो void हो जाएगी, void in following circumstances, following circumstances फर्स्ट लिखिए। when a minor child is taken out of the keeping of lawful guardian, जब आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियन होता है तो वो क्या होता है, किडनैपिंग हो जाता है, किडनैपिंग का ऑफेंस हो गया वो। तो वो ये नहीं कि मैरिज वहां पे वॉइडेबल रहेगी, अगर शादी कर ली है ऐसे में तो वो वॉइड मैरिज मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि अगर देखो हम कह रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, पेरेंट्स नहीं करवा दी शादी, तब तो आउट ऑफ कीपिंग नहीं हुआ ना, फिर तो कोई किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं बना। अब किडनैपिंग जिन्होंने नहीं किया हुआ आईपीसी, वो जब करोगे तब पता लग जाएगा कि आउट ऑफ कीपिंग हो जाता है, फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप तो क्या हो जाता है, किडनैपिंग का ऑफेंस बन जाता है। तो अगर वो किडनैपिंग का ऑफेंस है फिर वो मैरिज ही वॉइड हो जाएगी। ठीक है, सेकंड लिखिए, बाय फोर्स कंपेल्ड द माइनर और बाय any deceit full means, any deceitful means induced to go from any place, बाय फोर्स उसको ले गए, बाय डिसीटफुल मीन्स उसको ले गए और शादी कर ली, तो वो मैरिज वॉइड ही रहने वाली है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो ऑफेंस होते हैं। when minor is sold for the purpose of marriage, तो बस इतना याद रख लीजिए कि ये जो 3 एक्सेप्शंस लिखे हैं ना यहाँ पे, ये क्या है, इन ऑल 3 एक्सेप्शंस इट इज एन ऑफेंस, ऑफेंस अंडर आईपीसी, आईपीसी यानी कि बीएनएस, बीएनएस में आईपीसी में ये एक ऑफेंस है। दिस इज द रीजन कि अगर आप ये ऑफेंस कमिट करते हुए शादी कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो मैरिजेस वॉइड है, अदरवाइज इन जनरल क्या रहेगा, वॉइडेबल। तो 3 एक्ट पढ़ लिए अभी हमने। पहला हिंदू मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज परफेक्टली वैलिड, वो अलग बात है कि उसकी पनिशमेंट हमें दिया हुआ है। सेकंड चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, उसमें वॉइडेबल। फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, वॉइडेबल, इन जनरल तो वॉइडेबल ही है ना, ये तो एक्सेप्शंस है।
फोर्स लिखिए, मतलब नेक्स्ट एक्ट लिख रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ जी, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, साइड पे लिख लेना वॉइड। इसमें लिखिए अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 such marriages are void. The reason is that special marriage act is meant for literate and advanced people who alone usually contract civil marriage, full stop करके लिखना। On the other hand, HMA affects the people who are illiterate and backward, in whom child marriages have been performed for centuries, कई सालों से, सेंचुरीज से मतलब चाइल्ड मैरिजेस परफॉर्म की जा रही है। एचएमए तो उनके ऊपर लगता है ना, सभी हिंदूज के ऊपर लग रहा है, हर तरह की कैटेगरी उसमें कवर हो जाएगी। बट स्पेशल मैरिज तो एडवांस्ड लोगों के लिए है, जिनको पता है, नॉलेज है, वही तो वहां जाके मैरिज करते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्मेलिटीज भी बहुत ज्यादा है। जब हम पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में क्लियर होगा। तो इसलिए वो मैरिज वहां पे वॉइड किया हुआ है, नोट में लिखिए। इफ such marriage is prohibited and declared as void, कौन सी मैरिजेस की बात हो रही है ये? एचएमए की। सच मैरिज इसके ब्रैकेट्स में लिख लेना एचएमए, हिंदू मैरिज एक्ट वाली। void, then 80 to 90% marriages would become void, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर बहुत हार्श हो जाएंगे। हाउएवर, in modern time, such marriages are becoming uncommon, especially cities and towns। अब अनकॉमन बनती जा रही हैं। आपने कभी सुना कि आपकी फ्रेंड थी 15 साल की, शादी कर दी उसके पेरेंट्स ने? नहीं ना, शहरों में तो नहीं है ये चीज, रिमोटर एरियाज में चलिए फिर भी है। तो आप इसमें हेडिंग बनाइए, पर्पस फॉर नॉट डिक्लेयरिंग सच मैरिजेस एज वॉइड अंडर एचएमए। एचएमए में क्यों नहीं हमने वॉइड डिक्लेयर किया हुआ, उसके पीछे हम रीजन लिख रहे हैं, पर्पस लिख रहे हैं। आप एक चीज समझिए, देखो जब आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है ना, कि बताइए कि स्टेटस क्या है चाइल्ड मैरिज का अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, बेशक हिंदू मैरिज एक्ट लिखा है या नहीं लिखा है, मैक्सिमम जो बच्चे होंगे
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आपको आगे निकलना है तो कुछ हटके पता होना चाहिए आपको। वो बस ये लिख के आएंगे कि वो क्या है, वैलिड है परफेक्टली, ना तो वॉइड है ना वॉइडेबल है, वैलिड है, मैक्सिमम केस लिख देंगे। तो आपने सिर्फ इतना नहीं लिखना है, आपने हिंदू मैरिज को तो बताया उसको, जो अदर लॉज में उसकी पोजीशन है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। अब डिपेंड करता है पूछा क्या आपसे। अगर तो उसने पूछा हुआ है स्टेटस बताइए ऑफ चाइल्ड मैरिज, मतलब ओपन क्वेश्चन आ गया, स्पेसिफिकली नहीं पूछ रहा, तब तो इनको इक्वली सबको लिखाओ। अगर उसने पूछ लिया स्टेटस ऑफ चाइल्ड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, अब वो हिंदू मैरिज एक्ट के लिए पूछ रहे हैं ना स्पेसिफिकली, तो 80% आपका आंसर हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर होना चाहिए। और जो ये बाकी एक्ट के बारे में हमने लिखा है वो बाकी के 20% में कवर करोगे। अब मत करना कि आपने सबको इक्वली लिख दिया। एग्जाम में अगर मार्क्स चाहिए ना तो क्वेश्चन पढ़ लेना, आपने पहले पूछा क्या हुआ है आपसे, उससे रिलेवेंट ही आपको वहां पे लिखना है। ठीक है। नींद आ रही है आज आपको सबको? हाँ, हाँ, वो पढ़ेंगे हम कि किस तरह से, अभी जब पनिशमेंट्स पढ़ेंगे ना वहां पे क्लियर होगा आपको। पर्पस फॉर नॉट डिक्लेयरिंग मैरिज वॉइड, इसमें लिखिए एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लेयरिंग सच मैरिजेस will be very harsh as discussed above. 80 to 90% marriages becomes void। इसमें लिखना the purpose of parliament is to prevent child marriage and not to prohibit them, not to prohibit them। तो प्रिवेंशन के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया हुआ है, प्रिवेंशन के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, पनिशमेंट प्रोवाइडेड। और अगर प्रोहिबिट हो जाएगा, डिफरेंस है ना प्रोहिबिट में और प्रिवेंशन में, तो क्या हो जाएगा, नॉट प्रोहिबिट है ना यहाँ पे, नॉट टू प्रोहिबिट का मतलब हुआ इट इज नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, इट इज नॉट। देखो वो प्रोहिबिट नहीं कह रहा है, वो नहीं कह रहा है कि हमें प्रोहिबिट करना है। प्रोहिबिट का मतलब होता है अगर आपने किसी चीज को प्रोहिबिट कर दिया, उसके बाद अगर कोई उस एक्ट को कर रहा है तो वो इलीगल हो जाएगा, यानी कि वॉइड हो जाएगी वो मैरिज। तो यहाँ पे सिर्फ प्रिवेंशन, नाम भी पढ़ा है ना हमने, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। तो जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वहां पे जो उसका पर्पस है वो क्या है, प्रिवेंट करना है मैरिजेस को, चाइल्ड मैरिजेस को, ना कि प्रोहिबिट करना। दिस इज द रीजन कि उसने प्रोहिबिट नहीं किया, इसलिए वो वॉइड नहीं है, वो सिर्फ प्रिवेंशन कर रहा है वहां पे। ठीक है, आगे लिखिए। However, the marriage performed under Special Marriage Act is a civil contract। जैसे यहाँ सेक्रामेंट है ना, वहां सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। देयर इज नो नीड फॉर rites and ceremonies to be performed
फुल स्टॉप करके लिखिए 30 days notice is published where parties are residing of their residing कॉमा करके ऑफ देयर इंटेंशन टू मैरी, इस चीज का नोटिस दिया जाता है आफ्टर नोटिस पीरियड मैरिज इज solemnized at the specified marriage office in the presence of witnesses and period, and marriage certificate is issued accordingly. The full stop करके the marriages solemnized under Special Marriage Act is not only punished but also prohibited as these marriages will be void if marriage is child marriage. If marriage is child marriage, तो जहां पे तो उसको void कर दिया तो सिर्फ पनिशमेंट या प्रिवेंशन उसका पर्पस नहीं है, तब तो प्रोहिबिट कर रहा है वो उसको। तो ये जितने भी हमने एक्ट पढ़े ना अभी यहाँ पे, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट की बात करो, चाहे आप प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज की बात करो, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की बात करो, सभी में किसी में भी वॉइड नहीं डिक्लेयर किया हुआ ना, सिर्फ स्पेशल मैरिज को छोड़ दिया जाए तो सबका जो पर्पस है वो क्या है? प्रिवेंशन है, प्रोहिबिशन नहीं है। प्रिवेंशन का मतलब है आप चाइल्ड मैरिजेस को रोकना चाह रहे हो इसलिए आपने पनिशमेंट दिया हुआ है। प्रोहिबिशन होता तो आप उसको वॉइड डिक्लेयर कर देते कि दीज मैरिजेस आर प्रोहिबिटेड। बट ये जो एक्ट हमारे पास है, यहाँ पे जो मैरिजेस होती हैं वो एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि सेक्रामेंटल फॉर्म ऑफ मैरिज हमने पढ़ा हुआ है। उसके दो फीचर तो हिंदू मैरिज में भी नहीं रहे, अभी एक ही रह गया सेरेमनीज, यहां से वो भी चले गया। इसमें तो नोटिस जाएगा, अब नोटिस के बाद वो आएंगे रजिस्ट्रार के सामने पेश होंगे, वो मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा उनको। तो ये माना जा रहा है कि वो जो पार्टीज हैं दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट देयर राइट्स, लिटरेट एडवांस्ड पीपल, उनके लिए बना हुआ है ये। तो अगर यहाँ पे वो और वहां पे कॉलम होता है आपकी एज डिक्लेरेशन का, अगर एज आप वहां पे माइनर भरोगे मतलब 21 से कम या 18 से कम, मैरिज होगी नहीं रजिस्टर। पहली बात, किसी ने फ्रॉडुलेंट प्ले करके वहां पे क्या किया, भर दिया शादी, बाद में पता चलता है कि डॉक्यूमेंट फेक लगाए हुए थे सारे, तो वो मैरिज का स्टेटस क्या रहने वाला है? वॉइड, क्योंकि वो उसको प्रोहिबिट कर रहा है। तो इस एक्ट में तो प्रोहिबिट किया जा रहा है, पनिशमेंट भी है प्लस एज वेल एज प्रोहिबिशन भी है, बट बाकी के जो एक्ट थे वहां पे सिर्फ प्रिवेंशन है, पनिशमेंट दिया हुआ है, प्रोहिबिशन नहीं है। ये चीज आपको क्लियर हो गया जो हमने अभी लिखा? तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर तो एक केस टिप्स पे याद रख लेना है आपने, पी वेंकट रमना वर्सेस स्टेट
हिंदू मैरिज एक्ट में स्टेटस वैलिड, फिर बाकी सब में वॉइडेबल, सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में वॉइड। ये टिप्स पे याद रख लेना, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट लिखिए। हम्म, हाँ, जब करवाऊंगा तब डिटेल में उसका प्रोसेस बताऊंगा। फिर तो सेरेमनीज करो ना, यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है कि नोटिस देना पड़ेगा। हिंदू मैरिज एक्ट में अगर किसी को शादी करनी है तो वो हिंदूज होने चाहिए। अगर वो, हाँ फिर भी ऐसे नहीं, यहाँ सेरेमनीज नहीं हुई है। सेरेमनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिंदू मैरिजेस। देखो हिंदू मैरिज एक्ट में जब आपको शादी करनी है ये 5 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, वैलिड हो जाएगी मैरिज। इसके साथ साथ जो हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ लेते हैं कोई बात नहीं, वो कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। हमने फिजिकल कंडीशंस तो पढ़ ली हैं, सेकुलर कंडीशंस नहीं पढ़ी ना अभी। वो सेकुलर वाली भी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही? क्यों जशन, नींद तो नहीं आ रही है? लिखना पड़ रहा है ना आज आपको बहुत ज्यादा। चलिए इसके बाद लिखिए आगे फिर। सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 एंड 5 इकट्ठा कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रोहिबिटेड पहले है, स्पिंडल्स बाद में है। इसमें लिखिए, वन ऑफ द कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज अंडर सेक्शन 5(4) is that the two persons must not be within degree of prohibited relationship। इसमें लिख देना रेड विद 3G, 3G में पढ़ा था ना हमने। फिर फुल स्टॉप करके लिखना, एंड अंडर सेक्शन 5(5) is that the two persons must not be within degree of spinda relationship। if the above, इसमें लिख लेना रेड विद 3F, if the above conditions are violated then such marriages will be void under section 11 of HMA। एक्सेप्शन क्या है, कस्टम्स एंड यूसेज। कस्टम अगर प्रोवाइड कर रहा है दैट इज एक्सेप्शन, जो कि एक्ट में दिया हुआ है। इतना लिख लीजिए। ठीक है, इसी के साथ आपका सेक्शन 5 खत्म हो गया पूरी तरह से। बहुत बड़ा नहीं, देखो ऐसे ही चलता है, धीरे 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 हमें आगे आगे चलना पड़ेगा। पर अगर साथ के साथ सारी चीजें याद करते रहोगे, सबसे ज्यादा वेटेज वाला
जो कोई सब्जेक्ट है वो है हिंदू लॉ, पूरा का पूरा हिंदू लॉ सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। ये पूरी तरह से खत्म, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारा। और आगे कुछ ऐसा है नहीं है बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी चीजें। हिंदू मैरिज एक्ट तो पूरा का पूरा स्मूथली ही चलता है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। हो गया यहाँ तक? ऑनलाइन वाले बच्चे लिखते लिखते थक गए आज हम। हाँ जी। हम्म, हम्म, हाँ, कोई भी अगर बिलो है दोनों में से। नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए मैरिजेस के लिए जो एज ऑफ मेजोरिटी है ना, फॉर द पर्पसेस ऑफ मैरिजेस, यहाँ पे वो मानी जाएगी 21 फॉर बॉय एंड 18 फॉर गर्ल। दोनों में से कोई भी अगर बॉय है चाहे गर्ल है, इस एज से नीचे होता है जो प्रेस्क्राइब्ड एज है, तो वो चाइल्ड मैरिज ही माना जाएगा उसको, ठीक है। वो चाइल्ड मैरिज में ही कवर होंगे, सिर्फ ये इन केसेस में आ रहा है, इन एक्ट के अकॉर्डिंगली कवर हो रहा है। जब हम मॉमडन लॉ पढ़ेंगे कल को, वहां पे एज जो है वो एज ऑफ प्यूबर्टी रहने वाली है, जो कि 15 इयर्स कहा जाता है। तो वहां पे वो मैरिज एज कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। फिर उस पे ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब सेक्शन 7 देखते हैं इसके बाद, क्योंकि 6 तो है नहीं है, रिपील हो चुका है। थक गए हैं हम पढ़ते पढ़ते, या वैसे ही नींद आ रही है आज? हाँ, एनर्जी। आज आप अच्छा सुबह से ही ज्यादा हो रहा है? नहीं, पंजाब कोर्ट्स में तो मैंने ही बोला है ज्यादा, हाँ, आपने तो थोड़ा सा लिखा है लास्ट में, उसमें भी थोड़ा थोड़ा ही लिखा है, बाकी तो क्वेश्चन ही थे सारे, ठीक है। चलिए आप सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं इसके बाद कुछ, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ रहे हैं हम यहाँ से सेक्शन 7, तो 7 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। देखिए ये कुछ नहीं है, हट गया, देखिए यहाँ से रिपील हो चुका है, ओमिटेड लिखा हुआ है। सेक्शन 7 डील कर रहे हैं सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिजेस, सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिजेस। आपको ये क्लियर हो गया है कि जो कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज होती है उसमें फिजिकल कंडीशंस भी आती हैं, उसमें सेकुलर कंडीशंस भी आती है। फिजिकल हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल तो हम पढ़ चुके हैं ना सारी की सारी। अब हम पढ़ रहे हैं सेकुलर कंडीशंस, वो क्या है? सेक्शन 7। जब हम सेक्शन 11 एंड 12 पढ़ेंगे ना, 11 12 में क्या लिखा हुआ है? वॉइड, वॉइडेबल। वहां पे सेक्शन 7 वाली मैरिजेस को कवर नहीं किया हुआ। सेक्शन 7 वाली अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो मैरिज क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। अगर ये कंडीशन, ध्यान से सुनना जो आपको बता रहा हूं, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो शादी वॉइड मानी जाएगी। वॉइड मैरिजेस हमें कहां दिया हुआ है? सेक्शन 11 में दिया हुआ है, पर सेक्शन 11 में कहीं भी सेक्शन 7 की बात नहीं कर रहा है। इट इज द जुडिशरी जिन्होंने इंटरप्रेट किया कि हिंदू मैरिजेस में, हिंदू मैरिज अभी पूरी तरह से तो सेक्रामेंट नहीं रह गया, बट सेक्रामेंटल फॉर्म ऑफ मैरिजेस के 3 फीचर्स होते हैं, जिसमें से एक अभी भी रिटेन्ड है, जो कि लेजिस्लेचर ने सेक्शन 7 की फॉर्म में हमें दिया हुआ है। तो अगर वो भी हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हिंदू मैरिज को माना जाएगा वॉइड मैरिज, नॉट बिकॉज ऑफ सेक्शन 11 बट अदरवाइज। सेकुलर कंडीशन ना फुलफिल होने पे उसको वॉइड माना जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रखना कि सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट में वॉइड मैरिजेस सेक्शन 11 में दिया हुआ है, सेक्शन 7 वाली मैरिज भी वॉइड होती है, बट सेक्शन 11 इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करता है। ये जब हम आगे चल के सेक्शन 16 वगैरह पढ़ेंगे ना, तब इसको फिर मैं दोबारा से रिलेट करवाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ हिंदू मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस
with the customary rites and ceremonies of either party thereto. आइदर पार्टी, अब आपको पता है हिंदूज में पूरे इंडिया में कहां कहां पे हिंदूज है? आप नॉर्थ में चले जाइए, टॉप मोस्ट श्रीनगर, साउथ में चले जाइए बिल्कुल नीचे कर्नाटका, कन्याकुमारी, आपको वहां भी हिंदू मिलेंगे, और टॉप पे चले जाओगे वहां, यानी कि थ्रू आउट कहीं पे भी हिंदूज मिलेंगे आपको। कभी आपने मूवीज देखी होगी, साउथ साइड की मूवीज आती रहती हैं, उसमें मैरिजेस वगैरह देखना, साउथ साइड की जो मैरिजेस होती है थोड़ा सा अलग होते हैं ना, उनके राइट्स एंड सेरेमनीज, उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो अलग होते हैं, तो वो भी हिंदू हैं बट उनके रिचुअल्स अलग हैं। तो ये मत सोचना कि जो हमारे नॉर्दर्न एरिया में शादी हो रही है, जो रिचुअल्स हिंदू मैरिजेस के लिए यहाँ पे है वही वहां पे होंगे। हल थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, पहली चीज तो ये याद रखनी है। दूसरा, यहाँ पे आपको पता है हिंदू कौन होता है? एक हिंदू होता है जो या तो फॉलोवर ऑफ वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, या फिर सिख, जैन, बुद्धिस्ट, या फिर एनी अदर पर्सन, बेशक वो हिंदुइज्म पे बिलीव भी नहीं करता, नास्तिक है मान लीजिए, बट वो क्या नहीं होना चाहिए? मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तब भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, तो कोई भी हो सकता है ना। तो अगर देखिए मैरिज करवानी है, सपोज एक हिंदू के बीच में और एक सिख के बीच में होती है ना शादी, सिखों में क्या होता है? अनंत कारज। हिंदूज में तो हम 7 फेरे ले रहे हैं, सिख में क्या होता है? अनंत लावा फेरे होते हैं, 4 लिए जाते हैं। तो अगर एक हिंदू है और दूसरा सिख है, बोथ आर हिंदूज, बिटवीन टू हिंदूज लिखा हुआ है, उन्हीं में हो सकती है शादी, तो किसी के भी राइट्स एंड सेरेमनीज को अगर आप परफॉर्म कर लोगे, दैट इज सफिशिएंट। आप ये नहीं बोलोगे 7 फेरे नहीं हुए तो शादी नहीं है। सेरेमनीज का मतलब है सिख से शादी हो रही है, वहां पे लावा फेरे होते हैं, अनंत कारज होता है, वो परफॉर्म कर दिया, वैलिड मैरिज। दो हिंदूज है, एक साउथ का है, उनकी सेरेमनीज में और है, वो परफॉर्म कर दिया, वैलिड मैरिज। तो आइदर पार्टीज की अगर हम सेरेमनीज को परफॉर्म कर लेते हैं, दैट इज सफिशिएंट। ये क्लियर हो गया? आगे देखिए, वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड्स, ये सिर्फ आपको इलस्ट्रेटिव, यानी कि ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा है। वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपदी। सप्तपदी क्या होता है? 7 फेरे लेना, वो अग्नि के आसपास हम घूमते हैं। सप्तपदी का मतलब है दैट इज द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बाय द ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड जॉइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर। आग, अग्नि के उसमें 7 हम वो ले रहे हैं सप्तपदी, तो वो कहते हैं वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपदी, अगर उसमें सप्तपदी पार्ट ऑफ द सेरेमनीज है, द मैरिज बिकम्स कंप्लीट, शादी कब कंप्लीट मानी जाएगी? एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन। उससे पहले पहले मेल के पास पूरा ऑप्शन होता है भाग जाओ, जब 7th स्टेप ले लिया फिर नहीं भाग सकते आप वहां से, फिर तो हो गई शादी। मेल के पास क्या, फीमेल के पास भी होता है, दोनों के पास ऑप्शन होता है, ठीक है। तो जब 7th स्टेप ले लिया तो मैरिज क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट। तो ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर पार्ट ऑफ सेरेमनी में सपोज कीजिए सप्तपदी नहीं आता, तब क्या होगा? तब जो भी वहां पे एसेंशियल पार्ट ऑफ सेरेमनीज है उसके परफॉर्म करने पे, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया कि सिक्स में क्या होता है, सिखों में लावा फेरे होते हैं, तो लावा फेरे जैसे ही 4th स्टेप इज टेकन वो कंप्लीट हो जाएगी, उसमें 4 होते हैं, यहाँ पे 7 स्टेप्स होते हैं, 7th जो जो भी सेरेमनी होगी किसी भी आइदर स्पाउस की वो परफॉर्म करनी है, दैट्स इट। बस सेरेमनीज वहां पे परफॉर्म होनी चाहिए। तो सेरेमनीज की इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई। कल की क्लास में हम एक तो सेक्शन 7 से लिखने से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा कल ही की क्लास में। फिर भी हमारे पास इनफ टाइम बच जाएगा, तो हम बच जाएगा नहीं, बचेगा ही बचेगा, सेक्शन 8 भी हम स्टार्ट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, और कल ही खत्म भी हो जाएगा। तो ये दो हमारे कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, 7 एंड 8, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले पेपर उठा लेना, सेक्शन 8 में से भी नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है, सेक्शन 7 तो छोटा सा है बट अलग से नहीं, बट साथ में आ जाएगा जब आपसे कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज या ऐसा कुछ पूछा जाता है, ठीक है।
कल की क्लास में मिलते हैं इसके साथ। कोई डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चों को मैसेज कर दो जल्दी से, ऑफलाइन वाले बच्चों को पूछ लीजिए अगर कोई भी डाउट है। बोरिंग तो नहीं लग रहा हिंदू मैरिज? अभी धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखो पता क्या होता है, जिस दिन राइटिंग वाली क्लास होती है मैं तो बोर हो जाता हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। जिस दिन समझाने वाली क्लास होती है मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, फिर मेरे को पता भी नहीं चलता टाइम का कहाँ गया। राइटिंग वाले में आप भी सोते रहते हो, मैंने देखा है। वो जशन तो पूरी लेट गई थी चेयर पे, मुझे लगा अरे क्या हो गया, फिर पता चला नहीं लिख रही है वो ऐसे करके। हाँ, अगर मिसकंसेप्शन में सप्तपदी हो गया तो फिर क्या हो गया? सप्तपदी को सात फेरे होंगे, कॉन्सेप्शन में जैसे मूवीज में दिखाते मिसकंसेप्शन में कैसे हैं होगा? थ्री इडियट्स में जो था, जैसे वो चेहरा बदल नहीं चला फिर बाद में सात फेरे हो गई, रेप्लिकेट कर सकते हैं पूरा एग्जांपल दो, कैसे कह रहे हो आप? जैसे मूवीज में होता हम्म, कि 7 फेरे ले लिए। है किसी और को रिप्लेस करके से सात फेरे ले ले, नहीं, फिर वो हम पढ़ेंगे ना वॉइडेबल, जब सेक्शन 12 पढ़ेंगे। उसके लिए टाइम कोर्स ये बिना ऐसे रेप्लिकेट कर सकते सेक्शन जब 11 और 12 वही बात कर रहे हैं ना उसकी, जब वो पढ़ेंगे डिटेल में कवर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, चलिए अभी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, कल की क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक रिवाइज कर लेना, सैटरडे आपका टेस्ट होगा। तो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए टेस्ट के लिए, ठीक है, हिंदू मैरिज के लिए। पढ़ लेना, तब तक एंजॉय कीजिए। गुड इवनिंग।